नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का द्वितीय अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय। तो इसके अध्ययन बिंदु क्या क्या है हमारे? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कहाँ मिलते हैं या कहाँ रहते हैं, मित्र व सूक्ष्म जीव कौन से हैं या किसको कहते हैं मित्रवत, फिर हानिकारक जो सूक्ष्म है वो क्या है, कौन कौन से हैं, खाद्य विषाक्तन या फिर फूड पॉइजनिंग ये क्या होता है और कैसे उत्पन्न होता है, खाद्य परिरक्षण या फिर फूड प्रिजर्वेशन जो है ये क्या होता है और इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या अवधारणा है और ये किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि सूक्ष्म यानी कि अत्यंत महीन और छोटा, जो हम देख नहीं सकते, तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म। जैसे सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होते हैं जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के अकेली आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि आवर्धक लेंस द्वारा, छोटे आवर्धक लेंस कौन से होते हैं जो छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाते हैं, उनकी यंत्र की सहायता के बिना हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसलिए इनको कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको फिर अलग अलग कैटेगरीज में या वर्ग में इसको बांटा जाता है कि ये कौन कौन से हैं। तो इसको फिर 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग जैसे जीवाणु, फिर प्रोटोजोआ, और कवक यानी कि फंजाई, और शैवाल यानी एल्गी। इसके अलावा एक और जो सूक्ष्म जीव है जो जिसको कहते हैं विषाणु या वायरस, ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म जीव है, किंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। किस अर्थ में? क्योंकि ये केवल परपोषी कौन कौन हो सकते हैं? जीव जंतु सूक्ष्म जीव, तो केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं। ये जब बाहर होते हैं तो केवल एक पदार्थ या मृत जीव है उसकी भांति कार्य करता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे जीवों में जाता है तो वहाँ पर ये गुणन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार ये इनसे भिन्न रूप में सूक्ष्म जीव है। अधिकांशतः ये रोग कारक होते हैं। और कौन कौन से रोग फैलाते हैं? कोरोना है, सर्दी खांसी जुकाम है, पीलिया है, हैजा है, खसरा इत्यादि ये रोग जो है ये विषाणु से फैलते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव हैं। ये कुछ हमारे लिए लाभदायक तो कुछ हानिकारक होते हैं। तो बैक्टीरिया में इनके अलग अलग आकार हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे छड़नुमा होते हैं कैसे, और कुछ स्पाइरल जैसे इस तरह की आकृति के होते हैं, कुछ गोल भी होते हैं, और अन्य आकृति के, मतलब कई आकृतियाँ बैक्टीरिया की पाई जाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो राइजोबियम है, बेसाइलस है, क्लोरोफ्लेक्सी है, इस प्रकार के ये उदाहरण हैं इसके। रोग कौन कौन से फैलते हैं जीवाणु द्वारा? टाइफाइड, क्षय रोग जिसको टीबी भी कहते हैं, इत्यादि रोग। इसके बाद में कवक या फंजाई, ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय दोनों तरह के होते हैं, तथा ये कुछ परजीवी, ये ऐसे परजीवी होते हैं जो मृत तथा विघटित हो रहे जैव पदार्थों पर जीवित या फिर उस पर पलते हैं। तो ये ऐसे जीव हैं जो विघटित हो रहे पदार्थ जैसे सब्जी, फल या फिर अन्य सड़े गले जो अनाज है उन पर ये पलते हैं। साथ ही ये वो मृत जीव है उन पर भी ये जो फंजाई या कवक है वो पलते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से? जैसे मशरूम है, राइजोपस है जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और एस्परजिलस भी है, पेनिसिलियम है इत्यादि। इससे रोग कौन कौन से होते हैं कवक से? ये होते हैं दाद, खाज है, दमा है, गंजापन है, इत्यादि रोग होते हैं। इसके बाद में प्रोटोजोआ क्या होता है? ये भी एक कोशिकीय जीव है, और जैसे अमीबा, पैरामेसियम ये इसके उदाहरण हैं। इससे हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? इसमें जो मलेरिया है, अतिसार या फिर दस्त वगैरह है, डेंगू है, ये रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। और शैवाल क्या होता है? ये पर्णहरित युक्त सरल सजीव है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, एल्गी या शैवाल।
ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के होते हैं। और इनके उदाहरण क्या क्या है, जैसे नोस्टॉक है, स्पाइरोगाइरा है, क्लेमाइडोमोनाज इत्यादि। ये इसके अलावा अब आता है कि ये सूक्ष्म जीव मिलते कहाँ हैं या कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव हर परिस्थिति में हर जगह मिलते हैं, हर जगह। और हर जगह जीवित रह सकने के कारण क्या होगा, ये हर जगह मिलते हैं। अब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? जैसे मरुस्थल से लेकर दलदल तक, बर्फीली शीत से लेकर गर्म इलाकों तक, जीव के अंदर भी और जीव के बाहर शरीर पर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों जगह मिलते हैं। जल, वायु इत्यादि सभी जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कैसे हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव है वो मित्रवत कैसे हैं? जिस प्रकार हमारे जीवन में एक मित्र कई उपयोगी कार्य करते हैं या फिर हमारे जीवन में कई काम आते हैं, उसी प्रकार ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए कई विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं। तो कैसे हैं ये? सबसे पहले जैसे देखें, एक दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव उपयोगी है। वो कैसे हैं? दही से दूध बनने में लैक्टोबैसिलस है वो कार्य करता है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध से उसको दही में बदलने में कार्य करता है। जब दूध को थोड़ा सा गुनगुना रहने पर दही मिलाते हैं उसमें या फिर छाछ मिलाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है और उससे दूध से और दही बन जाता है। इसी प्रकार पनीर बनाने में भी उपयोगी है। फिर ब्रेड, पेस्ट्री और केक जो हम बाज़ार से लाते हैं आजकल, तो वो खमीर या यीस्ट से बनता है। उसकी क्या प्रक्रिया है कि खमीर और यीस्ट जब उसमें मैदे में डालते हैं तो वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 जो गैस है ये छोड़ता है और ये CO2 उसको स्पंजी बनाते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा, वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पे ये वाणिज्यिक उपयोग में भी ये सूक्ष्म जीव उपयोगी कहाँ कहाँ है कि जैसे अल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है इत्यादि बनाने में ये उपयोगी है। और इसमें एक आता है किण्वन विधि या फिर फर्मेंटेशन। किण्वन विधि क्या है कि चीनी के फलों के रस का यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसको किण्वन विधि कहते हैं। फिर औषधीय उपयोग में भी सूक्ष्म जीव बड़े लाभदायक होते हैं। और औषधीय उपयोग में क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है, प्रतिजैविक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक। ज़्यादातर आजकल जो डॉक्टर्स वगैरह हम जब जाते हैं हॉस्पिटल तो प्रतिजैविक लिखते हैं वो, जैसे दाद खाद खुजली या फिर फोड़ा वगैरह कुछ भी हो तो उस समय वो ऐसी दवाई लिखते हैं। तो ये क्या होता है, प्रतिजैविक क्या होते हैं? ये सामान्यतः कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है तथा ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये प्रतिजैविक काम औषधीय काम आते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन इत्यादि। एक और पेनिसिलिन है और इसकी खोज हुई थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। तो ये पेनिसिलिन भी प्रथम ऐसी प्रतिजैविक है जिसकी सबसे पहले ये खोज हुई थी और ये सूक्ष्म जीवों को ऐसा पता चला कि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। इस प्रकार इसका औषधीय उपयोग हो गया। फिर टीके में वैक्सीनेशन जो हम करते हैं, जैसे पोलियो का है आजकल बड़े स्तर पे चल रहा है, तो इसका वैक्सीनेशन में उपयोग होता है। शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न, वैक्सीनेशन का क्या काम है? शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न, इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो ये क्या होती है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा? ये होता है शरीर को रोगाणु से लड़ने की क्षमता या शक्ति, जो वो जो शक्ति उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो टीका ये उत्पन्न करता है। टीके की कार्य प्रणाली ये होती है कि बड़े ही कमज़ोर जो कीटाणु होते हैं जिस भी बीमारी के हैं वो शरीर में डाल दिए जाते हैं। तो शरीर पहली बार जब प्रतिक्रिया करता है तो उसकी प्रतिक्रिया बड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन एक बार जब शरीर उसको पहचान लेता है तो दोबारा जब कभी भी उसका आक्रमण होता है और तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। तो पहली प्रतिक्रिया वो होती है शरीर की कमज़ोर, लेकिन दूसरी बार
स्मृति आधारित जो वापस प्रतिक्रिया होती है वो तीव्र होती है और वो उस रोग पे रोग को उत्पन्न होने नहीं देता है। टीका भी इसी आधार पर कार्य करता है। तो इसमें जैसे टीके कौन कौन से हैं, हैजा है, क्षय रोग है, चेचक है, हेपाटाइटिस है इत्यादि हैं। पोलियो का भी लिखे हैं, इसमें पोलियो का टीका भी दिया जाता है। फिर चेचक के टीके की खोज, चेचक जो रोग है उसके टीके की खोज सबसे पहले जो था एडवर्ड जेनर ने, ये पहला टीका था, इसकी खोज की थी 1798 में, 1798 में। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए हेल्पफुल कहाँ है, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं। जैसे जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ की नीली हरित शैवाल जो है वो है, उसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो ज़मीन में या मिट्टी में किया जाता है वो इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से किया जाता है। तो इसी कारण जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसके अलावा पर्यावरण की शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे कि पर्यावरण में सड़े गले जीव, मृत जीव, इनका ये पड़े रहते हैं, सड़ान मारते हैं, लेकिन ये इनका अपघटन जो है कवक करते हैं, जिसके कारण जैसे जीव जंतु या ये सड़ी गली वस्तुएं थोड़े दिन बाद में वहाँ नहीं होती हैं। इसका कारण ये होता है कि उन्होंने इनका अपघटन कर दिया और इसके लिए हमारे लिए लाभदायक ये है कि उसके अपघटन से उनका निस्तारण हो जाता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु कैसे हैं, यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो हानि करते हैं और कैसे कैसे हानि करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बीमारी फैलाना या रोगजनक, यानी कि रोग उत्पन्न करके वो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो वो कैसे, सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। और ये कौन कौन से रोग हैं, हैजा है, खांसी है, सर्दी जुकाम, जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे फैलाने वाले जो है सूक्ष्म जीव हैं। इनमें भी फिर संचरणीय रोग है या फिर इसके रोगवाहक हैं, वो उनकी परिभाषा क्या क्या है। तो संचरणीय रोग क्या होता है या कंटामिनेटिंग डिसीज है वो क्या क्या होती है, तो ये होती है वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क जो छूने से जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोग फैलता है या संचरण होता है उसको कहते हैं संचरणीय रोग। जैसे अभी हाल ही में जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है तो वो एक तरह की संचरणीय रोग है, वो कांटेक्ट द्वारा फैलने वाला रोग है। इसी प्रकार रोगवाहक भी होते हैं, जैसे कुछ जो जंतु या जीव है वो दूसरे जगह की गंदगी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जब रखते हैं तो वो रोगवाहक का कार्य करते हैं। या फिर जैसे मच्छर है तो वो एक जगह की बीमारी को लेके दूसरे शरीर में डालने का काम करते हैं, तो इसको कहते हैं रोगवाहक या कैरियर। रोग कारक जो सूक्ष्म जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाने वाले कीट या जंतु है उसको कहते हैं रोगवाहक। उदाहरण क्या है, जैसे घरेलू मक्खी है वो भोजन का संदूषण या फिर भोजन को खराब करती है। ये घरेलू मक्खी जो सड़े गले पदार्थों या मल आदि के स्थान पर जाके वहाँ के जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वहाँ उसके पैरों में या लग जाते हैं और जब वो वापस भोजन पर कहीं बैठने आती है तो वो वहाँ के कीटाणु भोजन पर लग जाते हैं, जिससे भोजन जो है वो संदूषित हो जाता है। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर है वो क्या मलेरिया पैदा करती है, ये कैरियर का काम करती है। और मादा एडीज जो मच्छर है वो क्या काम करती है, डेंगू फैलाने का काम करती है। इस प्रकार ये रोगवाहक जो होते हैं ये रोग फैलाने का काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में भी ये दो तरह की दो परिभाषाएं आती है कि संचरणीय रोग क्या होते हैं या रोगवाहक क्या होते हैं, तो ये हमें समझ में आया। इसके बाद में खाद्य विषाक्तता, सामान्यतः घरों में भी हमें देखने को मिलता है शादी ब्याह में के समय में कि कई लोगों के पेट दर्द या उल्टी दस्त या फिर बेहोशी तक हो जाती है खाना खाने से। तो वो कैसे होती है, खाना या तो कई देर पहले का बना होता है या साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा होता है, तो उसमें किसी प्रकार का ये संदूषण हो जाता है या बैक्टीरिया रोग कारक जो जीवाणु वो फैल जाते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, देखें आगे इसको फूड पॉइजनिंग जब हम पढ़ते हैं तो ये आराम से आपको समझ में आएगा कि फूड पॉइजनिंग ये नाम आसानी से आजकल सबकी ज़बान पे है। तो खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग क्या है, खाद्य संदूषण का परिणाम है। एक तरह से खाद्य पदार्थों के
और उसके प्रदूषित होने या संदूषित होने के परिणाम का परिणाम है ये। और ये क्या होता है, जैसे ये रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा भोजन में उत्पन्न विषैले पदार्थों के सेवन से होता है। जो सूक्ष्म जीव है जब भोजन पे होते हैं तो वो एक तरह का विषैले पदार्थ है उसका श्रवण करते हैं, जिसके कारण जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे लिए जहर के समान होता है। और उसके कारण क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, जी मचलाना, पेट दर्द, बुखार, निर्जलीकरण इत्यादि हो जाते हैं। अब आ जाता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण यानी कि खाना, जो हम खाद्य पदार्थ है उसका रक्षा या उसको लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है, खाद्य पदार्थों को उपचारित करने और उसकी देखभाल की एक ऐसी प्रक्रिया है। उपचारित करने और देखभाल करने की क्या है, प्रक्रिया है, और जिसमें उसके खराब होने की प्रक्रिया को कम या फिर रोक दिया जाता है। यानी उसके खराब होने की प्रक्रिया को लगभग रोक दिया जाता है, जिससे वह लंबे समय तक सही व अच्छी अवस्था में खाने योग्य बना रहता है। इसको कहते हैं खाद्य परिरक्षण। इसके विभिन्न उपाय हैं। उपाय क्या क्या है जिससे खाद्य परिरक्षण किया जा सके। खाद्य परिरक्षण के उपाय, खाद्य परिरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक में क्या क्या है, रसायन जैसे नमक है, खाद्य तेल है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट है, इनका उपयोग करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। तो उसमें कहाँ का उपयोग होता है, जैसे अचार है, जैम है, स्क्वैश है इत्यादि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नमक द्वारा भी खाद्य परिरक्षण किया जाता है। तो जैसे मांस मछली है, इनके ऊपर नमक डाल के इनको सुरक्षित रखा जाता है, इससे सड़ता नहीं है ये। फिर आम है, आंवला है, इमली है, ये जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, इनका भी परिरक्षण नमक में रखने से इनका हो जाता है। फिर चीनी द्वारा परिरक्षण में जैम, जेली, स्क्वैश है, इनको सुरक्षित रखने में काम आता है। चीनी का क्या प्रक्रिया है इसमें कि चीनी है नमी को सोखने का कार्य करती है, और ज़्यादातर जो सूक्ष्म जीव है वो नमी से ही पैदा होते हैं, तो चीनी द्वारा ये काम कर दिया जाता है। फिर तेल व सिरके, इनके द्वारा खाद्य परिरक्षण का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, अचार है, फल सब्जियां हैं, मांस मछली है, इनको सुरक्षित रखने में। गर्म और ठंडा करना, गर्म और ठंडा करना है, इसमें दो जो शब्दावली आती है, एक तो पाश्चुरीकरण और एक फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या है, ठंडे तापमान पर किसी वस्तु को रखने पर वो लंबे समय तक उसको हम बनाए रख सकते हैं, तो ये फ्रीजिंग का एक ये है। पाश्चुरीकरण क्या है, ये एक है कि जैसे दूध का पाश्चुरीकरण, ये एक बार गर्म करके पुनः ठंडा करना। जैसे दूध के पाश्चुरीकरण के दौरान दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करके फिर उसको ठंडा करके उसको रख दिया जाता है, तो वो लंबे समय तक बना रहता है, दूध फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो इसको कहते हैं पाश्चुरीकरण, और ये लुई पाश्चर द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो उनके नाम से ही उसको पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ठंडा और गर्म करने में पाश्चुरीकरण और फ्रीजिंग आ जाता है। वायुरोधी भंडारण, जैसे आजकल मार्केट में पैकेजिंग का काम होता रहता है, तो उन पैकेटों में या तो वायु है तो वो निष्क्रिय गैस है, नाइट्रोजन इत्यादि, आर्गन वगैरह नाइट्रोजन ये भरी जाती है, या फिर उसको वायुविहीन कर दिया जाता है, अंदर कोई वायु नहीं होती है। तो जीवाणु कहाँ पैदा होते हैं, वायु में ही होते हैं। उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की गुणन या जनन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो जब वायु रोधी बना दिया जाता है या अक्रिय गैस भर दी जाती है, तो वो जो खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस प्रकार खाद्य परिरक्षण के कई उपाय हैं, हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये उपाय रहे, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है। अब आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो एक ये होता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो पौधे या जीव जंतु में उसको सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसको यौगिक के रूप में ही कर सकते हैं, इसलिए इसके यौगिकीकरण जरूरी है।
तो देखो फिक्सेशन क्या है कि वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन, गैस का किस में परिवर्तन हो रहा है, नाइट्रोजन यौगिक में। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन कौन है, जीवाणु है, नील हरित शैवाल है। जीवाणु में राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे है, वो लेग्यूम पौधों में उसकी जड़ों में रहता है और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। एक और आता है कि जीवाणु और कवक भी कुछ होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यानी कि पेड़ पौधों और जीवों के जो मृत सड़े गले देह है उनको उनके अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है। तो ये काम भी ये कवक द्वारा करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में इनकी सहायता हुई। फिर कुछ जीवाणु जो है, इसके उलट कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का संतुलन बना रहता है। तो नाइट्रोजन में भी वायुमंडल में भी जैसे 78% जो नाइट्रोजन है, ये अगर ज़्यादातर का अगर इसमें यौगिक अगर बन जाता है, यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, तो ये वायुमंडल में कम हो जाएगी। लेकिन इसके संतुलन बनाए रखने में दोनों तरह की भूमिकाएं होती है। कुछ जीवाणु जो इसको यौगिक बनाने में लगे रहते हैं, तो कुछ जीवाणु इसको मुक्त करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार इसका एक चक्र चलता है और इसकी मात्रा यानी कि संतुलन इसका बना रहता है। इसी संतुलन को लेकर एक नाइट्रोजन चक्र के रूप में इसको अध्ययन किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल जो है, ये नाइट्रोजन का यौगिक के रूप में बदलना और वापस नाइट्रोजन गैस में बदलना और वायुमंडल में इसका संतुलन बनाए रखने का एक चक्र है, जिसको नाइट्रोजन चक्र के रूप में उपयोग इसका अध्ययन करते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र में ये किस प्रकार से है, ये संतुलन कैसे बना रहता है। तो सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल में 78% है। तो ये स्तर हमेशा बना रहता है, ये लगभग इसका अनुपात बना रहता है। तो ये किस प्रकार बना रहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में उपस्थित यौगिक जो है नाइट्रोजन के, उसमें यौगिक के रूप में परिवर्तन होने के लिए क्या क्या भूमिकाएं होती है, किस किस की भूमिका होती है। एक सबसे पहले है तड़ित जो है, इसके द्वारा नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा सोर्स क्या है, स्रोत क्या है जिससे नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित होता है या फिर फिक्सेशन होता है, वो है जीवाणु और नील हरित शैवाल, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करके उसको स्थिरीकरण करती है। दो ये हो गई। फिर एक और हमने पढ़ा था, इसके जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन जो है वो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाती है। और पौधों को कौन खाते हैं, जंतु के अवशिष्ट। अब पौधे और जंतु के एक तो उत्सर्जन और उनके अपशिष्ट दोनों पर कौन काम करता है, कवक और जीवाणु। वो वापस इनकी मृत जो जीव है और उनके अपशिष्ट का वापस उनको नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ये नाइट्रोजन यौगिक का संतुलन बना रहता है। लेकिन इसी यौगिक को कुछ बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जो होते हैं वो वापस गैस में परिवर्तित कर देते हैं या उसको बदल देते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये वापस वायुमंडल में चली जाती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का वापस यौगिक में बदलना और वापस गैस में बदलने की ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन जो है हमेशा, ये जो अनुपात है वो हमेशा बना रहता है। इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो इस प्रकार आज ये सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। एक ही वीडियो में हमारा ये हुआ है, हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लगा है इसमें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट एक साथ पूरा हो ताकि इसका विषय का फैलाव ज़्यादा नहीं हो। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मेरा ये कहना है आप लोगों से कि पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसके बाद इससे संबंधित पुस्तक को आप पढ़ें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ और भी क्वेश्चंस या कोई
सुझाव बाकी हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिखें, और इसी आशा के साथ कि इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।